नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं 4.0 के लिए मैथ और रीजनिंग स्पेशल की क्लास में आपका स्वागत है। आज की कक्षा पीआरटी और जीएस पार्ट सेकंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और हम आज की क्लास में आपके लिए बीपीएससी एग्रीकल्चर का पेपर हुआ था, जिसका हमने आपको जीएस का पेपर करवा दिया था और उसमें आपको जो है मैथ के क्वेश्चंस रह गए थे, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस रह गए थे, तो वो क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। साथ में टीआरई 2 में जो है 6 to 8 में कुछ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे जो आपके काम के हैं, तो जो जितने आपके काम के बस उतने ही यहाँ पे रखे गए हैं। अब बात करते हैं, और ये क्वेश्चंस जो है जीएस पार्ट सेकंड में भी आ सकते हैं। अब आते हैं, पहला प्रश्न है, ये प्रश्न जो है ये बीपीएससी एग्रीकल्चर का पेपर हुआ था, 1 से 4 मार्च के बीच में पेपर हुआ था। जीएस का पेपर हमने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है और आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो हम आपको जो है कल हेडमास्टर और हेड टीचर का भी प्रश्न सॉल्व करा देंगे। कमेंट लाइक ज़रूर करें। फिर है, रमेश के 5 गणित परीक्षाओं में अंक 89, 75, 78, 84 और 83 हैं। सभी परीक्षाओं में उसका अंतिम औसत कम से कम 82 हो। इसके लिए उसे अगली परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न आपसे कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। बीपीएससी ने इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछा है और यहाँ पे आपको 4 ही ऑप्शन दिया गया था, तो ये मत सोचिएगा कि कहाँ से पेपर आ गया है। बीपीएससी एग्रीकल्चर में 4 ही ऑप्शन थे। तो यहाँ पे 5 जो है अंक है 5 परीक्षाओं में, तो 5 गणित जो है परीक्षाओं में अंक है 89, 75, 78, 84, 83। अब जो है 6 अंक हमें जो है छठा स्कोर हमें पता करना है कि जो है औसत कितना हो जाए, 82 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जोड़ लेंगे पाँचों को, तो 89 प्लस 75, 89 प्लस 75, यहाँ पे हमने लास्ट में सॉल्व भी किया तो यहीं से हम आपको बता दे रहे हैं। तो 89, 75, 78, 84, 83 ये 5 स्कोर्स हैं। उसके बाद फिर जो है हम इसको औसत अभी निकालने की इसमें आवश्यकता नहीं है, हमने यहाँ पे निकाल दिया था। अब यहाँ पे बात करें छठा स्कोर क्या होना चाहिए, हम उसको x मान लेते हैं। तो जब हम 6 चीज़ों का औसत लेंगे तो 5 तो हमें ऑलरेडी पता है, 5 स्कोर, छठा स्कोर हमें देखना है। तो 6 का जब हम औसत निकालेंगे तो 6 से डिवाइड कर देते हैं, 5 से निकालेंगे तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 6 का औसत लेंगे तो 6 से डिवाइड कर देंगे। और प्रश्न में बोला गया कि कितना होना चाहिए औसत, 82, तो औसत बराबर 82 हो गया। और औसत का फार्मूला क्या होता है, तो औसत बराबर होता है कि जितनी संख्याएं हैं, जितने स्कोर्स हैं ऑब्जर्वेशन से, उतना जो है उससे हम जितनी संख्याएं हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका औसत निकालने का सिंपल सा फार्मूला है। तो ये औसत हो गया और औसत बराबर जितने यहाँ पे दिए गए हैं 6 हैं, तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया और इस सॉल्व करने पे फाइनली x का मान आ जाएगा 83, x का मान 83 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे हमें कितना स्कोर की आवश्यकता, 83 नंबर लाने की आवश्यकता थी। अगर 83 नंबर आ जाते तो हमारा स्कोर 82 हो जाता। इस प्रश्न को आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। आप जो है 89 प्लस 75 प्लस 78 प्लस 84 प्लस 83 प्लस 83, तो ये स्कोर पहले के थे, 83 इसमें और ऐड कर दीजिए, तो आप इसको 6 से डिवाइड कर दीजिएगा तो औसत 82 आ जाएगा। ऐसे भी आप चेक भी कर सकते हैं आंसर। तो आंसर हो गया 83। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में ए से ई तक 5 अलग अलग घर हैं। ए से ई तक लेकर 5 अलग अलग घर हैं। ए बी के दाईं ओर हैं। तो ए जो है, पहले हम बी बनाते हैं, तो बी और ए बी के दाईं ओर है। तो ए कहाँ होगा, दाईं ओर, दाईं ओर इस साइड हो जाएगा, यानी बी का दाईं ओर इधर हो जाएगा और बी का जो है बायां तरफ इस तरफ हो जाएगा। तो बी के दाईं ओर ए है। उसके बाद ई सी के बाईं ओर है। ई जो है, ई किसके बाईं ओर है, ई सी के बाईं ओर है। सी यहाँ पे है, तो ई जो है ई के जो है सी के बाईं ओर है और ए के दाईं ओर है, ए के दाईं ओर है। तो ए के दाईं ओर ई है। उसके अलावा बी जो है डी के दाईं ओर है। बी जो है वो, तो बी जो है डी के दाईं ओर है, यानी इस तरीके से। तो डी के बाईं ओर बी हो गया। तो अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा घर बीच में पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि बीच में कौन सा घर पड़ेगा, ए पड़ेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रा शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ताकि स्वर कभी एक साथ ना आए। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका होता है और ऐसे प्रश्न आपसे पीआरटी में पूछे गए। तो इस बार यह प्रश्न आपसे हो सकता है पूछा जाए, तो ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर है 72। आइए समझ लेते हैं। और पीडीएफ जो आपको दी जाएगी तो उसके लास्ट में आंसर्स दिए हैं, तो परेशान मत होइएगा, एक बार यहाँ पर अच्छे से समझ लें। अब यहाँ पे कुल शब्द कितने हैं, तो 5 शब्द हैं। तो 5 फैक्टोरियल हम ले लेंगे। 5 फैक्टोरियल ये तब हो जाएगा, ये 5 फैक्टोरियल यानी 120। तो 5 फैक्टोरियल को 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तब तक लिखते हैं जब तक कि 1 ना हो जाए। तो 5 फैक्टोरियल
इसकी वैल्यू हो जाती है तब हो जाती है जब हम सभी शब्दों को लेंगे, रिपीटिशन के साथ में भी लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्वर एक साथ में ना आए, स्वर एक साथ में ना आए, तो पहले हम देखते हैं कि स्वर एक साथ में कब आएगा। स्वर एक साथ में कब आएगा, तो स्वर एक साथ में कब आएगा, तो जो है यू और ए एक साथ में ले लें, यू और ए एक साथ में ले लें, ए और यू कह दें, तो यू और ए एक साथ में हो जाएगा, बाकी टी आर एल बचेगा तो अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे यू ए के लिए हम 2 फैक्टोरियल लेंगे, 2 संख्याएं हैं तो 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, फिर टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 संख्या और चौथी ए, तो क्योंकि यू और ए तो एक साथ ही रहेंगे तो 2 फैक्टोरियल गुणे 3 ये हो गया, चौथा ये, तो ये कुल मिला के 4 खाने बन गई है। तो 4 फैक्टोरियल इसके लिए ओवरऑल 4 फैक्टोरियल और यू ए के लिए 2 फैक्टोरियल, तो 2 गुणे 4 फैक्टोरियल ये हो गया 48। तो 2 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 4 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो ये जो है सॉल्व करके 48 हो गया। इसका मतलब अगर स्वर एक साथ में आएगा तो 48 लोग हैं, स्वर एक साथ ना आए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 120 में से 48 माइनस कर देंगे, 120 में से 48 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 72। तो 72 जो है आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो अल्ट्रा शब्द से जो है कुल 72 शब्द बनाए सकते हैं जब स्वर कभी एक साथ में नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अलग को पहचानिए। अब इस प्रश्न में जो है आंसर यहाँ पे दिया गया है 1 से अधिक, उपयुक्त में से 1 से अधिक, और इस प्रश्न में आप थोड़ा प्रयास कीजिएगा, हम आपके लिए इस प्रश्न को छोड़ रहे हैं और इस प्रश्न में आपको अलग पहचानना है। हमने आपको बता दिया 1 से अधिक आंसर है, तो आप बताइए और लॉजिक के साथ में बताइए, थोड़ा आप भी जो है मेहनत कीजिए। फिर है प्रश्न, यदि किसी एक माह का तीसरा दिन शुक्रवार है तो उस माह के 27वें दिन से 6 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो किसी माह का तीसरा दिन शुक्रवार है और उस माह के 27वें दिन से 6 दिन पहले का कौन सा दिन होगा। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या कहते हैं, तो जो है तीसरा दिन शुक्रवार है, तीसरा दिन अगर शुक्रवार है तो 7 दिन बाद भी शुक्रवार होगा, यानी 10वां दिन भी शुक्रवार होगा, 17वां दिन भी शुक्रवार होगा और 24वां दिन भी शुक्रवार होगा। तो 3 + 7 10, 10 + 7 17, 17 7 24, तो 24वां दिन भी शुक्रवार होगा। और इसमें जब हम 27 पर पहुँचेंगे, 27वें दिन पे पहुँचेंगे तो 27वां दिन कौन सा दिन हो जाएगा, तो 24 फ्राइडे था, शुक्रवार था, तो 3 हम जोड़ देंगे तो 27वां हो जाएगा मंडे, 27वां हो जाएगा मंडे। और कह रहा है 27वें दिन से 6 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो मंडे से 6 दिन पहले जब आप वापस आएंगे तो आंसर आ जाएगा मंगलवार। मंडे में से 6 दिन माइनस कर देंगे तो या 6 दिन पहले आएंगे तो मंगलवार आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर है मंगलवार। फिर है, 2 व्यक्ति जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, इन दोनों में क्या संबंध है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है पति पत्नी। अब हस्बैंड वाइफ है, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ हैं। आप कह रहे हैं कि एक दूसरे के बेटे का पिता है, तो इसका बेटा मान लीजिए, एस कर देते हैं, एस इनका बेटा है और ये क्या होंगे, इस बेटे के, इनके बेटे के पिता होंगे, तो वही संबंध है, सिंपल प्रश्न है, तो पति पत्नी का रिलेशन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका में लुप्त संख्या x ज्ञात कीजिए। तो पहला है 28, दूसरा है 25 21 31, 22 x 34, 20 24 32 36। तो इस ऐसे प्रश्न में ध्यान रखिए, एक आपको पैटर्न प्राप्त करना होता है, उस पैटर्न को अगर आप प्राप्त कर लिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। और जो नए जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको जो है पीआरटी मैथ्स की और रीजनिंग की प्लेलिस्ट दे दी जाएगी, उसमें 200+ PIQs कराए जा चुके हैं। आप उन सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लें, वहाँ से कई सारे प्रश्न आपको हूबहू परीक्षा में मिलेंगे और कई सारे प्रश्न उसी से रिलेटेड मिलेंगे। बाकी कल आपको हम हेड मास्टर और हेड टीचर का पेपर करा देंगे, कमेंट लाइक ज़रूर करें। अब आते हैं, बात करते हैं, 28 है, 25 31 कितना होगा, तो आप कहेंगे 56 होता है। फिर 22 + 34, इसको अभी रहने देते हैं। फिर 20 24 32 36, ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 112। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 28 × 1 28 हुआ, 28 × 2 56 हुआ, यहाँ 28 दिया 84 हो गया, यहाँ 28 चौके 112 हो गया। तो 28 28 यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि 22 + 34 कितना हो जाएगा, तो 22 + 34 हो जाएगा 56, और इसको कितना पहुंचाना है, 84। तो 84 पहुंचाने के लिए कितनी आवश्यकता पड़ेगी, 28 की। तो यहाँ पे संख्या हो जाएगी 28। तो इस प्रश्न का आंसर है 28। फिर से समझ लेते हैं, 28 के मल्टीपल में चल रहा है, 28 28 56 84 और 112। तो 84 और यहाँ पे 22 + x + 34 बराबर 84 कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। और x बराबर 84 - 34 22 56 होता है, और x बराबर जो है 28 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर है 28। फिर है, एक कूट भाषा में चेयर को DJDMW लिखते हैं, DJDMW लिखते हैं, उसी कूट भाषा में टेबल को आप कैसे लिखेंगे। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमने आपको बताया है और हमने आपको जो अल्फ़ाबेट में समझाया भी था, तो मैथ वाली रीजनिंग की क्लास में देख सकते हैं। बाकी इस प्रश्न का हल देख लेते हैं।
अब आप यहाँ पे आपको ये चीज़ रटी होनी चाहिए, ए से लेकर एम तक, फिर एम के जस्ट नीचे एन कर दीजिए। तो यहाँ से संख्या आपको याद होनी चाहिए ऐसे प्रश्नों के लिए, और नहीं याद हो तो आप सिंपली ऐसे लिख भी सकते हैं परीक्षा में। अब नहीं याद हुआ अभी तक तो याद करने की आवश्यकता नहीं, बस ये ध्यान रखिएगा अल्फ़ाबेट में हमेशा ABCDEFGHIJKL M तक लिखते हैं, एम के नीचे एन लिख दीजिए। और ये एक दूसरे के अपोजिट ए जेड का अपोजिट होता है, बी वाई का, सी एक्स का, डी डब्ल्यू का, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए हम इसी सीक्वेंस में लिखते हैं। तो इस तरीके से जाएंगे, फिर इधर एम के जस्ट नीचे एन, एल के जस्ट नीचे ओ और ए के नीचे जेड, इसी पैटर्न में हम लिखते हैं। अब आते हैं प्रश्न पे। चेयर का यहाँ पे क्या दिया गया, चेयर का DJD MW दिया गया। तो यहाँ किया क्या गया है, C से D बढ़ा गया, 1 बढ़ा गया है, फिर जो है H से J बढ़ा गया, यहाँ +2 बढ़ा गया है, फिर उसके बाद A से D बढ़ा गया है, A से D +3 बढ़ा गया है, उसके बाद I से M बढ़ा गया है तो +4 बढ़ा गया है, फिर R से W बढ़ा गया है तो +5 बढ़ा गया। तो समझ में आ गया होगा आपको कि +1 +2 +3 +4 +5 संख्या लिख के भी आप कर सकते हैं। और इसी प्रकार जब हम टेबल का देखेंगे तो टेबल में जो है +1 करेंगे तो T का U हो जाएगा, A में +2 करेंगे तो C हो जाएगा, B में +3 करेंगे तो E हो जाएगा, L में +4 करेंगे तो P हो जाएगा, और E में +5 करेंगे तो J हो जाएगा। तो UCEPJ इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है UCEPJ। आगे बढ़ते हैं। एक पुरुष को अपने पति से परिचित कराते हुए एक स्त्री ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं। यह स्त्री उस जो है किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है। तो यहाँ पे एक पुरुष को अपने पति से परिचित कराते हुए एक स्त्री कहती है कि उसके भाई के पिता, यानी जो वो व्यक्ति है उसके भाई, तो जो है उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को हम जो है मान लेते हैं कि X हैं। तो X का जो है क्या बोल रहे हैं, उसके भाई, X के भाई होंगे, Y मान लेते हैं X के भाई Y हैं, और भाई के पिता, तो भाई के पिता इनके भी पिता होंगे, तो भाई के पिता इनके भी पिता होंगे। ये इनको F मान लेते हैं, फादर मान लेते हैं, या P मान लेते हैं, पापा मान लेते हैं। उसके बाद जो है के पिता दादा, जो है के पिता मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं। तो यहाँ पे फिर से समझिए कि उसके भाई के पिता, ये जो व्यक्ति है उसका भाई के पिता, यानी इनके भी पिता हो गए, तो इनके पिता जो है मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं। तो इसका मतलब ये जो महिला है, वो भी इनसे रिलेटेड है। तो वो महिला इनकी क्या है, तो पहले उसको समझिए। तो उस महिला को जो है हम M मान लेते हैं, उस महिला को M मान लेते हैं, और ये बोल रही है कि जो है इनके पिता मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं। तो दादा के एकमात्र पुत्र हैं, यानी इनके पिता भी यही हुए, P हुए, और P जो है D यहाँ दादाजी को मान लेते हैं। तो दादा के एकमात्र पुत्र P हैं और ये इनके पिता हैं। तो P जो है इनके पिता, जो P M के, यानी उस महिला के पिता हैं, और यह स्त्री किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित होगी, तो उसकी बहन होगी। तो आंसर हो जाएगा बहन। आसान प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है एक एकल बट्टा ज्ञात कीजिए। अब मैथ के कुछ प्रश्न हैं। एक एकल बट्टा ज्ञात कीजिए जो 20% और 10% के दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य हों। ऐसे प्रश्न आपसे BPSC बहुत पूछता है। तो दो तरीके हैं इसको निकालने का। तो पहला है कि 100 रुपये माने हमने 20% बट्टा दिया, तो 20% बट्टा दिया यानी 20 रुपये डिस्काउंट दिए, तो 20 रुपये जब डिस्काउंट देंगे 100 में तो कितना बचेगा, 100 - 20 80 हो जाएगा। फिर उस पर 10% और बट्टा देना पड़ा, 10% और डिस्काउंट देना पड़ा 80 रुपये पे। तो जब लगातार क्रमिक बट्टे होते हैं तो लगातार हम देते हैं, तो 80 पे हम 10% इस बार देखेंगे, तो 80 पे 10% 8 रुपये हो जाएंगे, तो 8 माइनस हो जाएगा, तो 80 में से 8 गया 72, यानी 100 रुपये था और कट के जो है कितने पे दिया गया, 72 रुपये पे, यानी कितना डिस्काउंट दिया गया होगा 28 का, यानी 100 पे 72 पे दिया गया, इसका मतलब 28% का है डिस्काउंट है। तो 10 जो है 20 और 10% का एकल बट्टा 28% होता है। इसको ऐसे फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, x + y + x जो है x + y - xy/100। तो ध्यान रखिएगा x + y - xy/100 वाले फार्मूले से लगा सकते हैं। यहाँ 20 + 10 और 20 × 10/100, और इसको सॉल्व करेंगे तो 30 - 2 28% ऐसे भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है ये क्लास 8 से पूछा गया है प्रश्न, ये क्लास 8 से पूछा गया है मैथ से, और ये प्रश्न पूछा गया था 6 से 8 मैथ में। ऊपर वाला भी प्रश्न 6 से 8 मैथ में पूछा गया था, और आप में प्रश्न रिपीट हो सकता है तो इसीलिए कराया जा रहा है। और बाकी GS पार्ट सेकंड में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। तो प्रश्न है CP का है, चक्रवृद्धि ब्याज का है। एक निश्चित प्रयोग में जीवाणुओं की संख्या 2.5% प्रति घंटा की दर से बढ़ रही थी। प्रारंभ में यह संख्या 5,12,000 थी। 2 घंटे के अंत में जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी। आइए ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं समझते हैं। और ऐसे प्रश्नों पर, और अगर मान लीजिए आपको आज की क्लास में कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो टेंशन नहीं लेना है, जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए, उसी के पीछे नहीं परेशान होना है, आगे बढ़ जाइए। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे जो आपको आ रहे होंगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है।
अब बात करते हैं यहाँ पे 51, अब जो है 5,12,000 जो है संख्या थी पहले। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2.5% की दर से बढ़ रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक तरीका होता है, हम इसमें क्या करते हैं, इसमें परसेंटेज को जो है कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में। तो 2.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5% को 2.5/100 लिख सकते हैं, और ये भी हटेगा तो हो जाएगा 1,000, तो 25/1000 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/40, यानी 2.5% को हम फ्रैक्शन में 1/40 लिख सकते हैं। अब पहले घंटे पे कितना बढ़ोतरी हुआ होगा, तो 5,12,000 को हम 1/40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गुणे 1/40 और मल्टीप्लाई करने पे हम करेंगे तो 12,800 आएगा। तो ध्यान रखिएगा, और चूँकि इस केस में 2 घंटे के लिए निकालना है, तो जब भी मतलब टाइम यहाँ पे 2 के मल्टीपल में होगा, या चाहे 2 घंटा हो चाहे 2 साल हो, तब जब ऐसा कुछ केस होगा तो जो पहला वैल्यू हमारा निकलेगा पहले टाइम का, पहले घंटे का या पहले साल का, उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये नियम होता है, पहले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हमने 5,12,000 को 1/40 से मल्टीप्लाई किया, आया 12,800। 12,800 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आया 25,600। अब 12,800 को हम वापस से 1/40 पे लगाएंगे, तो 12,800 को 1/40 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे घंटे के लिए, तो ये सॉल्व होकर 320 आएगा। अब क्या करेंगे, 2 घंटे के अंत में कितना जो चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से फ़र्क पड़ा होगा, तो ये आया 25,600 और 320, तो ये आया 25,920। अब पूछ रहा है कि 2 घंटे के बाद जो है संख्या कितनी होगी जीवाणुओं की, तो हम 5,12,000 में इनको जोड़ देते हैं। तो 5,12,000 में 25,920 को जोड़ दीजिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा जो है 5,3,7,920, तो 53,7 जो है 7,920 आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। और ऐसे प्रश्नों में आप जो है इसी तरीके से करते हैं। और एक ऐसे 3 का था, तो जब 3 बार का निकालना रहता है, ऐसे प्रश्नों में जब 3 बार का निकालना रहता है, तो पहला जो वैल्यू आता है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करते, दूसरे में 3 से मल्टीप्लाई करते, चौथे में तीसरे में 1 से करते हैं। तो पहले में 3 से मल्टीप्लाई करते, दूसरे में 3 से, और तीसरे में 1 से मल्टीप्लाई करते। 3 3 1 का चलता है, लेकिन जब 2 का निकालना, जैसे यहाँ 2 घंटे का निकालना था या 2 साल का निकालना होता, तो पहले वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे में 1 जो है 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 ही से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा। फिर से समझ लेते हैं, जितना भी रेट दिया रहता है उसको हम फ्रैक्शन में कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 1/40 निकाला, 1/40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इनिशियल वैल्यू है 12,800 आया, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। फिर 12,800 को फिर से जो आया ये वैल्यू, इस पर नहीं करना, ध्यान रखिएगा, इस पर नहीं करना, किस पे करना है, इस पे करना है, जो वैल्यू आई है। तो 12,800 बढ़ा था, उस पर फिर से 1/40 लगा देंगे, 320 आ जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे और टोटल जोड़ लेंगे, तो ये हमारा जो है कुल संख्या हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज का ये कॉन्सेप्ट था, ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरीके से यहाँ पे बढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों पर आते हैं। तो इस प्रश्न का आपको आंसर समझ में आ गया होगा, 53,7,920। और ऐसे प्रश्न आपको हमने जो जीएस पार्ट सेकंड के जो मैथ के क्वेश्चन हैं, हमने जो आपको प्राइमरी की जो पीआरटी की प्लेलिस्ट में रखे हैं वहाँ पे भी कराएं, तो वहाँ पे भी, और काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने नहीं देखा है, बहुत हल्के में ले रखे हैं। जब एग्ज़ाम में आएंगे प्रश्न तब आपको समझ में आएगा। काफ़ी सारे लोगों ने नहीं देखा है, काफ़ी सारे लोगों बस जीएस के पीछे भाग रहे हैं। तो और हम जो है बता रहे हैं आपको कि जो PIQs की प्लेलिस्ट है, जो हम आपको देंगे इस कमेंट लिंक में, आप उसको अच्छे से देख लीजिए, ऐसे प्रश्नों को समझ लीजिए। वहाँ से अलग आपको प्रश्न, कितना कठिन प्रश्न बनाएगा आयोग, उससे ज़्यादा कठिन नहीं होगा। जो हमारी प्लेलिस्ट है उस सारे के सारे BPSC TRE के प्रश्न, कोई अलग से प्रश्न वहाँ लिए ही नहीं गए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। बाकी हम समय निकाल के आपको जो है एक बार जो BPSC द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी कराने का प्रयास करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला, एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से ह्रास होता है। तो मान लीजिए 100 रुपये था और पहले वर्ष 20% की दर से ह्रास होता है। 20% ह्रास होगा तो कितना घटेगा, 20 घटेगा तो 80 बचेगा। फिर जो है 2 वर्ष पूर्व इसे खरीदा गया था, वर्तमान कीमत 40,000, यानी 2 साल बाद इसको 2 साल पहले खरीदा गया था और वर्तमान कीमत 40,000 है, यानी 2 साल में इसका मूल्य का ह्रास हमें पहले निकालना होगा। तो पहले 10, ये कितना घट रहा है, 20%, कितना घट रहा है, प्रतिवर्ष 20% की दर से घट रहा है। तो 100 था, पहले वर्ष ये 20% घटा होगा, कितना बचा होगा, तो 20 घट गया होगा तो 80 बचा होगा। फिर दूसरे वर्ष 20% घटा होगा, 20% ह्रास हुआ होगा मूल्य, इसका प्राइस घटा होगा, तो फिर से 80 का कितना घट जाएगा, 16, तो 80 - 16 कितना हो गया, 64। तो इसका मतलब 64% का मान, 64 यानी 100% था, 100 से 64% हो गया, 64% का मान यहाँ पे आपको दिया गया 40,000। ये 64% 2 साल बाद की वैल्यू हुई, यानी पहले साल घट के 80 हुआ, दूसरे साल घट के 64 हुआ, और 2 साल बाद इसकी कीमत कितनी है, 40,000। तो इसी के हम बराबर कर देंगे, तो 64% बराबर 40,000 हो जाएगा। और
1% का मान निकाल लेंगे हम। फिर 1% का मान निकालने के बाद यहाँ पे जो है कितने में खरीदी गई थी, सीपी निकालना। जब भी सीपी निकालना तो हमें 100% का मान निकालना होता। 100% का मान जो है निकालने के लिए 64% बराबर 40,000 था, 1% बराबर 40,000 बटे 64 होगा, और 100% बराबर जो है इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 64 गुणे 100, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा जो है 62,500। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन अंत में दिया गया, आराम से देख लीजिएगा। यदि किसी घनाभ की, बाकी खुद भी करने का ट्राई कीजिए, यदि किसी घनाभ की प्रत्येक भुजा दुगनी कर दी जाए तो इसकी सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। अब आपने घनाभ का फार्मूला सुना होगा, पढ़ा होगा। अब कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो घबराया नहीं जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, हम एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। घनाभ का क्षेत्रफल कितना होता है तो आप कहेंगे 2 × LB + BH + LH। आपने पढ़ा होगा, भले प्रश्न नहीं सॉल्व करते होंगे लेकिन कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। तो 2 × LB + BH + LH ये फार्मूला होता है घनाभ का। अब बोल रहा है कि यहाँ पे प्रत्येक भुजा दुगनी कर दी जाए, यानी LBH भुजाएं होती हैं, तो अब यहाँ पे 2L हो जाए, 2B हो जाए, 2H हो जाए, सब 2 बढ़ जाए। अब आप बताइए, अगर 2 बढ़ेगा सब में 2 बढ़ेगा, हमने लास्ट में सॉल्व भी किया पूरा। L यहाँ पे 2L हो जाए, B यहाँ पे 2B हो जाए, B यहाँ पे 2B हो जाए, H यहाँ पे 2H हो जाए, तो अब अंदर कितना कितना बढ़ जाएगा, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 यहाँ बढ़ जाएगा, 4 यहाँ बढ़ जाएगा, 4 यहाँ बढ़ जाएगा, यही 4 बाहर ले आइए, यानी 2 तो है ही, साथ में 4 भी बाहर आ गया, और ये बचा LB + BH + LH। तो 4 को अलग कर दीजिए, 4 को जब अलग कर देंगे तो 2 टाइम्स जो है ये पूरा आप वापस से फार्मूला आ जाएगा। तो यानी कि 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा। यदि किसी घनाभ की प्रत्येक भुजा दुगनी कर दी जाएगी तो उसकी सतह का क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा। एक बार हम आपको लास्ट में समझा देते हैं जो हमने आपको सोल्यूशन दिया। कई लोगों को जो है किसी कारण से समझ में नहीं आता है। अब यहाँ पे बात करें घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का सतह क्षेत्रफल 2 × LB + BH + LH होता है। अब हमने यहाँ 2L + 2B + 2B 2H ये हमने वैल्यू पुट कर दिया, क्योंकि बोला गया कि 2 गुना हो जाता सब। अब जब 2 गुना हो गया तो 2L से यहाँ 2 सब बाहर ले लिया हमने, तो 4 बाहर आ गया, तो 4 बाहर आ गया तो इतना बचा, यानी ये तो वास्तविक है, तो वास्तविक का कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये आपका हो ही गया, 4 गुना हो गया। अगला प्रश्न है 2 के पावर 3x - 1 + 10 / 7 बराबर 6 है, तो x का मान यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न आपको TRE में पूछे गए हैं, काफ़ी सारे पूछे गए। GS पार्ट सेकंड में जितने पूछे गए सारे कर डालिए, बहुत हेल्पफुल होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो 2 के पावर 3x - 1 + 10 बटा 7, तो 2 के पावर 3x - 1 + 10 बटा 7 बराबर कितना है, 6 है। तो 7 को इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर 3x - 1 + 10 बराबर 42 हो जाएगा। अब 2 के पावर 3x - 1 ये प्लस 10 है, इधर कितना हो जाएगा, 42 - 10, तो 2 के पावर 3x - 1 बराबर 42 - 10 कितना हो गया, 32 हो गया। तो 2 के पावर 3x - 1 बराबर 32 हो गया। 2 के पावर 3x - 1 बराबर 32 हो गया। 32 को आप क्या लिखते हैं, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 लिखेगा तो 32 हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो 2 बराबर है, 3x - 1 5 के बराबर हो जाएगा, 3x - 1 बराबर 5 हो जाएगा। तो 3x बराबर 5 और 1 6 हो जाएगा, और x का मान आ जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, तो x का मान हो जाएगा 2। फिर है PQR एक काम को क्रमशः 6 घंटे, 8 घंटे और 15 घंटे में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम पूरा किया और पारिश्रमिक के रूप में 9460 रुपया ग्रहण किया। पारिश्रमिक के उनके हिस्से क्या क्या होंगे, आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। और यहाँ पे P का दिया गया 6 घंटे में, Q का दिया गया 8 घंटे में, R का दिया गया 15 घंटे में। तो हम 6, 8, 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। 6, 8, 15 का एलसीएम 120 होता है। अब हम क्या करेंगे, 120 से में से 6 को डिवाइड करेंगे, तो इसकी प्रोडक्टिविटी, यूनिट प्रोडक्टिविटी कितनी आ जाएगी, P की 20, और Q का आ जाएगा 120/8 तो 15 आ जाएगा। R का आ जाएगा 120 जो है 15 तो 8 आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा P का, Q आ जाएगा 15 का, R आ जाएगा 8 का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे PQR तीनों को जो है एक साथ में 9460 रुपया दिया गया है, तो 9460 दिया गया तो हम तीनों को जोड़ देंगे। यूनिट प्रोडक्टिविटी तो 20 + 15 + 8 तो ये हो गया 43 बराबर 9460 हो जाएगा। कुल वेतन कितना मिला इनको तीनों को मिला के 9460, प्रत्येक का निकालना है। तो
43 बराबर 9460 हो गया, और 1 का मान 220 हो गया। अब 1 का मान 220 है तो हमें 20 का मान निकालना है, 15 का निकालना है और 8 का निकालना है। 20 किसका है, पी का है, और 15 किसका है, क्यू का है, आर का कितना है, 8 है। तो 20 गुणे 220 कर देंगे, 4400 हो जाएगा। 15 गुणे 220 कर देंगे, 3300 हो जाएगा। और 220 गुणे 8 कर देंगे, 1760। तो ये आपके तीनों के वेतन कितने हो जाएंगे, 4400, 3300 और 1760। ये आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पे पी का दिया गया था कि 6 घंटे में काम करता है, क्यू 8 में, आर 15 में। तीनों को हम एलसीएम ले लेते हैं 120। 120 में से 6 को डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, तो पी के लिए 20 हम ले लेंगे। क्यू के लिए हम 120 में से 8 को डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 120 से 15 को जब डिवाइड करें तो आर के लिए हमें 8 मिल जाएगा। तो 20, 15, 35 और 8 43। 43 बराबर कितना कुल वेतन मिला है, 9460। तो 1 का मान निकालेंगे, 220 आ जाएगा, और 220 में 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी का मान आ जाएगा, पी का वेतन आ जाएगा। पी को जितना तनख्वाह मिली होगी 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू का आ जाएगा, 8 में कर देंगे तो आर का आ जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न में पी क्यू आर का 6 घंटा, 8 घंटा और 15 घंटे दिया गया है। तो पी जो है 6 घंटे में, पी का 6 घंटे में, क्यू जो है 8 घंटे में, आर जो है 15 घंटे में। अब 6, 8, 15 का हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 120। 120 से 6 को डिवाइड करेंगे तो यूनिट प्रोडक्टिविटी पी की पता चल जाएगी। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। 8 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 को 120 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी 20 हो गया पी के लिए, 15 हो गया क्यू के लिए, आर के लिए 8 हो गया। अब इनको तीनों एक साथ काम करते हैं, इनको वेतन मिलता है कितना, तो तीनों जब एक साथ काम करेंगे तो पी प्लस क्यू प्लस आर, तो पी प्लस क्यू प्लस आर की यूनिट प्रोडक्टिविटी जोड़ लीजिए तो 20, 15, 35 और 8 43। तो 20, 15, 35 और 8 43, 43 हो गया, और यहाँ पे 43 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुल कितना वेतन मिल रहा है पारिश्रमिक के तौर पे 9460, यानी 43 बराबर 9460। 43 बराबर 9460 हो गया, और 1 का मान आ गया यहाँ पे, 1 का मान आ गया 220। 43 बराबर 9460 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 का मान जब निकालेंगे तो 220 आ जाएगा। अब 220 में जब आप 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 4400 आंसर आ जाएगा। 220 में जब आप 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू के लिए तो 3300 आ जाएगा, और 220 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी के लिए जो है या आर के लिए जो है 1760 आंसर आ जाएगा। 20 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि यूनिट प्रोडक्टिविटी पी की हमने 20 निकाला था, फिर जो है क्यू का हमने 15 निकाला था, तो और आर का जो हमने 8 निकाला था, तो उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का मान 220 आया है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4400, 3300, 1760। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 410 है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 26 गुने से में 3 जोड़ने से मिलता है, तब उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। यह प्रश्न TRE 1 में पूछा गया था, TGT मैथ में, फिर TRE 2 में पूछा गया 6 to 8 मैथ में। अब TRE 3 में नंबर PRT का था, वहाँ पे इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखिए, ऐसे आप सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो हम यहाँ पे आपको जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से ऐसे प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं। बाकी हमने सॉल्व किया तो हम आपको बता दे रहे हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि 2 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 410 है। तो हम पहला प्रयास करेंगे कि 2 प्राकृतिक वर्ग देखते हैं, जिनके मतलब संख्या देखते हैं जिनके वर्गों का योग 410 है। तो हम पाते हैं कि अगर हम 17 और 11, 17 का स्क्वायर कर दे और 11 का स्क्वायर कर दे, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, जोड़ देंगे तो 410 आ जाएगा, 410 आ जाएगा। ये हमारी पहली कंडीशन पूरी कर रहा है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 26 गुने में 3 जोड़ने से मिलता है, तो बड़ी संख्या का जो वर्ग यानी 289 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, छोटी संख्या यानी 121 में जो है मतलब 11 में 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 जोड़ दें। तो देखिए कि 11 में 26 से मल्टीप्लाई करने पर 3 जोड़ने पर 289 आ रहा है क्या, तो 26 गुणे 11 286 और 3 289, तो ये भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी इसको फॉलो कर रहा है। अब फॉलो कर रहा है तो संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो एक संख्या 17 है, एक संख्या 11 है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 17 - 11 तो 6 हो जाएगा, 6 इसका अंतर हो जाएगा, 6 इसका अंतर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, x³ - 10x² + 2x + 3 को x + 1 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। ऐसे प्रश्नों को देख के घबराना नहीं, आज से क्या करना है, जितना यहाँ दिया गया उसको बराबर 0 कर लीजिए, x + 1 बराबर 0 कर लीजिए। x का मान कितना मिलेगा, आप कहेंगे -1, x का मान -1। अगर x का मान -1 है तो आप क्या कीजिएगा, x का मान -1 है तो आप क्या कीजिएगा, x का -1 यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, और जो सॉल्व होकर आंसर आएगा वही आपका शेषफल हो जाएगा, वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है। तो हम ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, जिससे डिवाइड करना रहता है उसको 0 बराबर कर देंगे, x का मान जितना आएगा वही वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, और जितना मान आएगा वही हमारा रिमाइंडर शेषफल हो जाएगा। अब रखते हैं यहाँ पे, तो x बराबर -1 रखिए, तो -1 का क्यूब, फिर 10
-1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -1 और प्लस 3, तो -1 का क्यूब -1 और -1 का स्क्वायर होगा तो +1 हो जाएगा, तो -10 प्लस 2 गुणे -1 तो -2 हो जाएगा और प्लस 3, तो -1 -10 -11 -13 प्लस 3, -13 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा -10। फिर प्रश्न, सुशील ने एक वर्ष में 6 लाख कमाया, पहले महीने के बाद हर महीने उसके पिछले महीने की तुलना में 1500 अधिक कमाया, उसने पहले महीने में कितना कमाया। ऐसे प्रश्न एपी के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्न एपी में पूछे जाते हैं और एपी के प्रश्न अभी तक पीआरटी में बहुत कम पूछे गए हैं, लेकिन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और एपी का ये प्रश्न है, बाकी कुछ हम सिंपल प्रश्न भी आपको एक कॉन्सेप्ट में करा देंगे किसी दिन। फिर बात करते हैं यहाँ पे, तो पहले वर्ष में 6 लाख कमाया, यानी 12 महीने होते हैं, 12 महीने में कुल कितना कमाया, 6 लाख रुपये। और कह रहा है कि हर महीने की तुलना उसने पिछले महीने की तुलना में 1500 से अधिक कमाया। तो यहाँ पे क्या होता है, जो है संख्याएं होती है कुछ, जो है ए प्लस टू डी करके, या फिर सिंपली जो है A1 A2 भी मान लेते हैं, A1 A2 A3 डॉट AN AP का सीरीज़ होता है। उसमें वहाँ पे जब हम योग निकालते हैं, तो उस केस में फार्मूला बनता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। कई लोग जानते भी होंगे फार्मूला, तो SN बराबर n/2 2a प्लस n-1d। तो इसी फार्मूले से हम इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं इसको। और यहाँ पे d का मान हमें 1500 दिया गया, d का मान जो कॉमन डिफरेंस होता है सार बंतर 1500 दिया है, S12 का मान 6 लाख दिया, SN का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। अब यहाँ पे बात करें तो S12, अब यहाँ हमने फार्मूला रखा, n का मान 12 लग दिया, क्योंकि कितने महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए दिया गया, तो n का मान 12 है। 2a का मान, a का मान नहीं पता है, n का मान 12 -1 हो जाएगा, फार्मूले में रखेंगे, और d का मान 1500 है। इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम S12 का मान हम यहाँ पे रख देंगे 6 लाख, और यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, और ये फाइनली सॉल्व होकर a का मान आ जाएगा 41,750। तो यहाँ पे जो पहले वर्ष में जो संख्या रही होगी वो हमें पता चल जाएगी कि 41,750 रही होगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 41,750। तो यानी पहले महीने उनकी कितनी कमाई रही होगी, 41,750 इनकी कमाई रही होगी। तो ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहले का वर्ग और दूसरे तथा तीसरे का गुणनफल 191 है। तो बोल रहे हैं कि वो संख्या क्या सी होगी, तो हम इस ऐसे प्रश्नों में चेक कर लेते हैं। बोला पहले का वर्ग तो 10 स्क्वायर प्लस दोनों का योग, अन्य दो का योग, तो 11 गुणे 12, तो 10 का स्क्वायर और 11 गुणे 12 करिएगा, 191 आएगा क्या, तो आप कहेंगे नहीं आएगा, कल के देख लीजिएगा। 8 का स्क्वायर 64, 9 प्लस 10 प्लस 9 गुणे 10, तो 64 प्लस 90, क्या 190 आएगा, तो कहेंगे नहीं आएगा। उसके बाद इसमें बात करें तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 10 गुणे 11 इसमें ऐड कर देना, 10 गुणे 11 ऐड कर देना, तो 81 प्लस 110 कितना आ जाएगा, 191। यही आपसे मांग रहा था प्रश्न में। तो जो है 3 क्रमागत संख्याएं हैं इस प्रकार हैं कि पहले का वर्ग यानी 9 का वर्ग और दूसरे तथा तीसरे का गुणनफल यानी मल्टीप्लाई, तो 9 का स्क्वायर प्लस 10 गुणे 11, ये आपका 191 के बराबर है। तो ये संख्याएं यही हो जाएंगी, 9, 10, 11 क्रमागत संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी बारंबारता बंटन के समांतर माध्य और माध्यिका क्रमशः 25.5 और 26 हैं, बहुलक क्या होंगे, तो किसी बारंबारता बंटन के समांतर माध्य और माध्यिका 25.5 और 26 हैं। ऐसे प्रश्नों का सिंपल सा एनसीईआरटी में आपको क्लास 10th में फार्मूला दिया गया है, और फार्मूला क्या है कि जो है मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फार्मूला था, और इसी फार्मूले पे हम इसको निकालेंगे। और आपका जो है यहाँ पे देखें तो मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन है। मोड बहुलक को कहते हैं, मीडियन माध्यिका को कहते हैं, मीन माध्य को कहते हैं। मीडियन माध्यिका आपका 26 दिया प्रश्न में, ध्यान से देख लीजिएगा। मीन माध्य जो है 25.5 दिया गया, हम इसमें रखेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 27। तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 3 गुणे 26, 2 गुणे 25.5, तो 78 माइनस 51, 27 आपका मोड आ जाएगा। विकल्प आपका आंसर हो जाएगा मोड का आने का या बहुलक आने का 27। तो ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में फार्मूला दिया गया है मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फार्मूला याद रखिएगा। जो है बीपीएससी ने ऐसे डायरेक्टली फार्मूला तक पूछा है कि मोड और मीडियन के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो सभी लोग ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, कहीं भी ये प्रश्न आ सकता है, पूछा भी गया ऑलरेडी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 27 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक शंकु और एक गोलार्ध समान आधार एवं समान आयतन के, इनकी ऊंचाइयों के अनुपात हैं। तो ऐसे प्रश्न पीआरटी में पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों के लिए रेडी रहें। तो एक शंकु और एक गोलार्ध समान आधार और एक समान आयतन के हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, तो ऐसे प्रश्नों को देखते हैं। अब यहाँ पे
इसका जो फिगर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा कि एक जो है शंकु है और एक गोलार्ध है, और बोल रहा है कि उनका आधार और जो है समान आयतन के हैं। आधार समान है, इसका मतलब आधार त्रिज्या भी समान होगी। तो अगर ये r है तो ये भी r होगा, ये h अलग होगा, जो h होगा वो अलग होगा, हाइट जो होगी, ऊंचाई होगी वो अलग होगी, और यहाँ पे बोलना उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। तो अगर हम आपसे पूछे शंकु की ऊंचाई कितनी, तो आप कहेंगे h है, शंकु की ऊंचाई h है। और अगर हम आपसे पूछें कि त्रिज्या जो यहाँ पे गोलार्ध है उसकी ऊंचाई क्या है, तो उसकी ऊंचाई यही हो जाएगी, यही इसकी त्रिज्या होती है, इसकी ऊंचाई दोनों समान होती है। तो ध्यान रखिएगा, गोलार्ध की त्रिज्या और गोलार्ध की ऊंचाई एक ही होती है, तो r हो जाएगा यहाँ पे। तो गोलार्ध का जो है कितना है, r है, तो हमें h बराबर h/r हमें यहाँ निकालना है। और आपको दिया क्या गया है कि जो है समान आयतन के हैं, समान आधार है, तो आधार से हमने पता लगा लिया। अब आयतन समान है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 πr² फार्मूला होता है किसका, 1/3 πr² फार्मूला होता है शंकु का। गोलार्ध का फार्मूला क्या होता है, तो जो है 2/3 πr³ 2/3 πr³ होता है। पाई हटा दीजिए, 3 हटा दीजिए, यहाँ बचा r² बराबर h बराबर 2r³। अब r² है, r³ है, तो एक कम हो जाएगा इधर, तो h बराबर 2r आ गया। कितना आ गया, h बराबर 2r हो गया, h बराबर 2r आया है। अब आपको निकालना क्या था, h/r निकालना था, तो h/r, तो h/r कितना आ जाएगा, 2/1। तो h/r 2/1 हो गया। इसका मतलब इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा, 2/1, यानी 2:1। तो 2:1 ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा। अब ये प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी, और आप अगर रेगुलर क्लासेस चाहते हैं मैथ रीजनिंग की तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमें मजबूत करने के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए क्लासेस लाई जाती हैं, सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है और एक क्लास के पीछे अच्छा खासा समय जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आप लोगों को लिए क्यूज अभी जो है अरेंज कर दी जाएगी यूट्यूब पर, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा।